नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए दो बहनें उपन्यास का द्वितीय अध्याय। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। इसी तरह की कहानियाँ और उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। नीरद ने रिसर्च का जो काम लिया था वह समाप्त हो गया। उसने लेख को यूरोप के किसी वैज्ञानिक समाज के पास भेज दिया। उस समाज ने उसकी प्रशंसा की और साथ ही साथ नीरद के लिए एक स्कॉलरशिप भी जुट गई। उसने निश्चय किया कि वहीं के विश्वविद्यालय में डिग्री लेने के लिए समुद्र का रास्ता लेगा। विदा लेते समय कोई करुण वार्तालाप नहीं हुआ। चलते समय बार बार सिर्फ यही कहता रहा, मैं जाता हूँ पर मुझे डर है कि तुम अपने कर्तव्य पालन में शिथिलता का परिचय दोगे। उर्मी ने कहा, आप फिक्र ना करें। नीरद ने जवाब दिया, कैसे चलना होगा, पढ़ाई लिखाई किस प्रकार होगी, इन बातों के लिए एक विस्तृत नोट दिए जा रहा हूँ। उर्मी ने कहा, ठीक है, मैं उसी के अनुसार चलूँगी, लेकिन तुम्हारी उस अलमारी की किताबों को मैं अपने घर में बंद कर देना चाहता हूँ। ले जाइए, कहकर उर्मी ने कुंजी उसके हाथ में दे दी। सितार की ओर एक बार नीरद की नज़र पड़ी, किंतु फिर दुविधा में पड़कर रुक गया। आखिरकार नितांत कर्तव्य के अनुरोध से ही नीरद को कहना पड़ा, मुझे केवल एक डर है, शशांक बाबू के घर की ओर तुम्हारा आना जाना अधिक होता रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी निष्ठा कमजोर हो जाएगी। यह मत समझना कि शशांक बाबू की मैं निंदा कर रहा हूँ। वे बहुत ही अच्छे आदमी हैं। काम धाम में उस प्रकार का उत्साह और वैसी बुद्धि मैंने बहुत कम बंगालियों में देखी है। उनका एकमात्र दोष यही है कि वे किसी भी आदर्श को नहीं मानते। कहता हूँ, उनके लिए कई बार मुझे भी भय होता है। इस पर से शशांक के अनेक दोषों की बात उठी और साथ ही नीरद इस अत्यंत शोचनीय दुर्भावना को भी दबाकर नहीं रख सका कि उनमें बहुत से ऐसे दोष अभी ढके हुए हैं जो उम्र बढ़ने के साथ ही साथ एक एक करके प्रबल आकार में प्रकट होंगे। लेकिन यह सब होने पर भी नीरद मुक्त कंठ से स्वीकार करना चाहता है कि वे बहुत भले आदमी हैं। उसी के साथ यह भी कहना चाहता है कि उनके संग दोष से और उनके घर की आब हवा से अपने आप को बचाना उर्मी के लिए विशेष आवश्यक है। अगर उर्मी के मन उनकी समान भूमि पर उतर आए तो अधःपतन होगा। उर्मी बोली, आप इतने अधिक उद्वेन क्यों हो रहे हैं? क्या हो रहा है, सुनोगी? बुरा तो नहीं मानोगी? आप ही सब बातें सुनने की शक्ति पाई है, जानती हूँ। सहज नहीं है तो भी सहन कर सकती हैं। तो कहता हूँ, सुनो, तुम्हारे स्वभाव के साथ शशांक बाबू के स्वभाव का सादृश्य है। यह बात मैंने देखी है। उनका मन एकदम हल्का है, वही तुमको अच्छा लगता है। बताओ, सच कहता हूँ कि नहीं? उर्मी सोचने लगी, यह आदमी सर्वज्ञ तो नहीं। निसंदेह वह अपने बहनोई को खूब पसंद करती है। इसका प्रधान कारण यह है कि शशांक खिलखिलाकर हंस सकता है, उद्यमी है, मजाक करता है और ठीक जानता है कि उर्मी को कौन सा फूल पसंद है और किस रंग की साड़ी उसे भाती है। उर्मी, हाँ, वे मुझे अच्छे लगते हैं, यह बात ठीक है। नीरद, शर्मिला दीदी का प्रेम स्निग्ध गंभीर है। उनकी सेवा मानो एक पुण्य कर्म है। अपने कर्तव्य कर्म से वे छुट्टी नहीं लेती। उसी के प्रभाव में शशांक बाबू ने एकाग्रचित से काम करना सीखा है, किंतु जिस दिन तुम भवानीपुर जाती हो उसी दिन उनका आवरण हट जाता है। तुम्हारे साथ नोकझोंक शुरू हो जाती है। वे तुम्हारे केश के कांटे निकालकर जूड़ा खोल देते हैं। तुम्हारे हाथ में पढ़ने की किताब देखकर ऊंची अलमारी के सिरे पर रख देते हैं। टेनिस खेलने का शौक अचानक प्रबल हो उठता है, बहुत से काम पड़े होते हैं तो भी। और उर्मी को मन ही मन मानना पड़ा कि शशांक इस प्रकार शरारत करते हैं, इसलिए उसे अच्छे लगते हैं। उनके पास जाने पर उसका अपना लड़कपन तरंगित हो उठता है। वह भी उनके ऊपर कम अत्याचार नहीं करती। दीदी उन दोनों की शरारत देखकर अपनी शांत स्निग्ध हंसी हंसती रहती है और कभी कभी मीठी फटकार भी बताती है, लेकिन वह भी दिखावा ही होता है। नीरद ने उपसंहार में कहा, जहाँ तुम्हारा अपना स्वभाव प्रश्रय ना पावे वहीं तुम्हें रहना चाहिए। मैं अगर नज़दीक रहता तो कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मेरा स्वभाव तुमसे एकदम उल्टा है। तुम्हारा मन रखने के लिए उसे एकदम मिट्टी में मिला देने का काम मुझसे नहीं हो सकता। उर्मी ने सिर झुकाकर कहा, आपकी बात सदा याद रखूंगी। नीरद ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ किताबें रख जाना चाहता हूँ। जिन अध्यायों पर मैंने निशान लगा दिए हैं उन्हें विशेष रूप से पढ़ना और आगे चलकर काम आएगा। उर्मी को इस सहायता की जरूरत थी, क्योंकि इधर उसके मन में बीच बीच में आशंका होने लगी थी। सोचा करती, शायद पहले के उत्साह की झोंक में मैं गलती कर बैठी हूँ। शायद डॉक्टरी मेरे अनुकूल नहीं पड़ेगी।
नीरद को निशान लगाई हुई किताबें उसके लिए कठोर बंधन का काम करेगी, उसे धारा के विरुद्ध खींच ले चलेंगी। नीरद के चले जाने के बाद उर्मी अपने ऊपर और भी कठिन अत्याचार करने लगी। कॉलेज जाती और बाकी समय अपने को मानो जनान खाने में बंद करके रखती। रात दिन के बाद घर लौटती। लौटने पर उसका थका हुआ मन जितना ही छुट्टी पाना चाहता, उतनी ही निष्ठुरता से वह उसे अध्ययन की जंजीरों में बांधकर रोके रखती। पढ़ाई अग्रसर नहीं होती। एफी एक ही पन्ने पर मन बार बार व्यर्थ ही चक्कर काटता रहता, तो भी वह हार मानना नहीं चाहती। नीरद मौजूद नहीं है, इसलिए उसकी दूरवर्ती इच्छा शक्ति उस पर अधिक प्रभाव डालने लगती। जब काम करते करते पहले की बातें बार बार मन में चक्कर काटने लगती, तो वह अपने को सबसे अधिक धिक्कार देती। युवकों में उसके अनेक भक्त थे। उन दिनों उसने किसी की उपेक्षा भी की और किसी के प्रति मन आकर्षित भी हुआ। प्रेम परिणत नहीं हुआ, लेकिन प्रेम की इच्छा उस समय मृदु मंद बासंती वायु के समान मन में घूमती रही, इसलिए वह अपने मन में गुनगुनाकर गान करती, अच्छी लगने वाली कविताओं की नकल कर लेती। जब मन अत्यंत उतावला हो जाता, सितार बजाने लगती, लेकिन किसी किसी दिन सायकाल जब आंखें किताब से उलझी रहती, वह अचानक चौंक उठती। ऐसा मालूम होता उसके मन में पुराने दिनों के किसी ऐसे मनुष्य का चित्र घूम रहा है जिसे उसने कभी विशेष प्रश्रय नहीं दिया। यहाँ तक कि उस आदमी का अविश्राम आग्रह उन दिनों से नाराज किया करता। आज शायद उसका वही आग्रह उर्मी को भीतरी अतृप्ति की वेदना को उसी प्रकार स्पर्श कर रहा है। इन विचारों को वह जितने ही वेग से दूर करना चाहती, उतने ही वेग से वे प्रतिघात भी करते। डेस्क पर नीरद का एक फोटोग्राफ है, वह उसकी तरफ एकटक देखती रहती। उसके उस मुख में बुद्धि की दीप्ति तो है, परंतु आग्रह का कोई चिन्ह नहीं। वह उसे पुकारता ही नहीं, तो फिर उसके प्राण जवाब दें तो किसे? कैसी प्रतिभा है, कैसी तपस्या है, कैसा निर्मल चरित्र है। एक बात में नीरद की जुई हुई, उसे भी बता देना आवश्यक है। नीरद के साथ उर्मी के विवाह की बात जब तय हुई थी, तो शशांक और उसी के समान कुछ और शक्की आदमियों ने व्यंग किया। कहा, राजा राम बाबू सीधे आदमी है, समझ रखा है कि नीरद आइडियलिस्ट है। उसका आइडियलिज्म चुपचाप उर्मी के रुपयों की थैली के भीतर जो अंडा से रहा है, सो उसे क्या लंबे सुंदर वाक्यों से ढका जा सकता है? उसने निश्चय ही अपने आप को उत्सर्ग किया है, लेकिन जिस देवता के निकट उत्सर्ग किया है, उसका मंदिर इंपीरियल बैंक में है। हम लोग सीधे ससुर को बता देते हैं कि रुपये की ज़रूरत है, और वह रुपये पानी में नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हीं की लड़की की सेवा में लगेगा। लेकिन ये महान पुरुष कहते हैं महान उद्देश्य के लिए विवाह करेंगे, इसके बाद नित्य ही उस उद्देश्य का तर्जुमा ससुर की चेक बुक के रूप में करते रहेंगे। नीरद जानता था कि ऐसी बातों का उठना अपरिहार्य है। उर्मी से बोला, मेरे विवाह करने की एक शर्त है, तुम्हारे रुपये में से एक पैसा नहीं लूँगा। मेरी अपनी कमाई ही मेरा एकमात्र अवलंबन है। ससुर ने जब उसे यूरोप भेजने का प्रस्ताव किया, तो वह राजी नहीं हुआ। इसके लिए उसे बहुत दिनों तक इंतजार भी करना पड़ा। उसने राजा राम बाबू को बताया कि अस्पताल की स्थापना के लिए आप जितना रुपया देना चाहते हैं, अपने लड़की के नाम पर जमा कर दीजिए। मैं जब अस्पताल का भार लूँगा तो कोई वृत्ति नहीं लूँगा। मैं डॉक्टर हूँ, मेरी जीविका के लिए कोई चिंता नहीं। इस एकांत निस्पृहता को देखकर राजा राम की भक्ति उस पर और दृढ़ हो गई। उर्मी ने भी गर्व अनुभव किया। इस गर्व का उचित कारण उपस्थित होने की वजह से शर्मिला का मन नीरद पर से बिल्कुल विरूप हो गया। बोली, उफ, देखियो यह दिमाग कितने दिनों तक रहता है। इसके बाद से नीरद अपनी आदत के अनुसार जब अत्यंत गंभीर भाव से कुछ कहने लगता, तो शर्मिला अचानक बातचीत के बीच में से ही उठ पड़ती और गर्दन टेढ़ी करके बाहर निकल जाती। कुछ दूर तक उसके पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ती। उर्मी की खातिर कुछ बोलती तो नहीं, किंतु उसके ना बोलने की व्यंजना काफ़ी तेज से तपी होती। शुरू शुरू में नीरद हर मेल की चिट्ठी में 4-5 पन्ने का विस्तारित उपदेश देता रहता। कुछ दिन बाद एक टेलीग्राम देकर सबको अचरज में डाल दिया। लंबी संख्या के रुपयों की ज़रूरत है पढ़ाई के लिए। जो गर्व इतने दिनों तक उर्मी का प्रधान संबल था, उसमें काफ़ी चोट लगी, किंतु मन में थोड़ी सांत्वना भी मिली। ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे और नीरद की अनुपस्थिति लंबी होती गई, त्यों त्यों उर्मी का पहले का स्वभाव कर्तव्य के घेरे के भीतर सुराग खोजने लगा। अपने को नाना बहानों से भुलाया भी करती और पश्चाताप भी करती। ऐसी आत्मग्लानि के समय नीरद को रुपए पैसे से सहायता करने में उसका संतप्त मन थोड़ी सांत्वना पा जाता। उर्मी टेलीग्राम को मैनेजर के हाथ में देकर संकोच से बोली, काका जी रुपए?
मैनेजर बाबू ने कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो यही जानते थे कि रुपया उधर आस्पर्श ही समझा जाता है। मैनेजर नीरद को पसंद नहीं करते थे। उर्मी बोली, लेकिन विदेश में। बात आधे में रुक गई। काका जी ने कहा, इस देश का स्वभाव विदेश की मिट्टी में बदल जा सकता है, यह मुझे मालूम है, लेकिन हम लोग उसके साथ ताल मिलाएंगे कैसे? पर रुपया ना मिलने पर शायद तकलीफ में पड़ जाए। उर्मी ने कहा, बहुत अच्छा बेटी, भेज रहा हूँ, फिक्र मत करो। लेकिन इतना कह रखता हूँ कि यह शुरुआत है, खात्मा नहीं। और यह जो खात्मा नहीं, सो इसका प्रमाण थोड़े दिनों बाद ही और भी बड़ी अदद के रुपए की मांग से मिल गया। इस बार सेहत का तकाजा। मैनेजर ने गंभीर रूप में कहा, शशांक बाबू के साथ सलाह करनी चाहिए। उर्मी व्यस्त होकर बोल उठी, और चाहे जो करो, दीदी के घर यह खबर न जाने पाए। अकेले यह जिम्मेदारी लेना मुझसे नहीं होगा। एक दिन तो रुपया उनके हाथ में ही जाएगा। हाँ, लेकिन उसके आगे देखना होगा कहीं पानी में न चला जाए। किंतु उनके स्वास्थ्य की बात? अस्वास्थ्य नाना जाति का होता है, यह ठीक किस श्रेणी का है साफ समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ लौट आने पर शायद हवा बदलने में स्वस्थ हो जाए, लौटती पैसेज की व्यवस्था करके बुला भेजा जाए। लौटने के प्रस्ताव से उर्मी बहुत अधिक विचलित हो उठी और सोचा, इसका कारण यही है कि नीरद का उच्च उद्देश्य कहीं बीच में भी बाधा ना पाए। काका ने कहा, इस बार तो रुपये भेज देता हूँ, लेकिन मालूम होता है इससे डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य और भी बिगड़ जाएगा। राधा गोविंद उर्मी का थोड़ा दूर का संबंधी है। काका की बात का इशारा उसे लगा। मन में संदेह हुआ, सोचने लगा, दीदी को शायद बताना ही पड़ेगा। इधर अपने को ही धक्का देकर बार बार प्रश्न करती, तुम्हें यथोचित दुख क्यों नहीं हो रहा? इसी समय शर्मिला के रोग ने चिंता में डाल दिया। भाई की बीमारी की बात याद करने से भय मालूम होता। अनेक डॉक्टर अनेक और से व्याधि को आवास गुहा खोज निकालने में जुट पड़े। शर्मिला ने क्लांत हंसी हंसकर कहा, सीआईडी वालों के हाथ से अपराधी तो निकल गया, चोट खाकर मरेगा निरपराध। शशांक ने चिंतित होकर कहा, ध्येय की तलाशी यथाशास्त्र चलती रहे, किंतु चोट किसी प्रकार नहीं लगने दी जाएगी। इसी समय शशांक के हाथ में दो बड़े बड़े काम आए, एक गंगा के किनारे जूट मिल में और एक टालीगंज की और मीरपुर के जमींदारों के नए उद्यान गृह में। जूट मिल की कुली बस्ती का काम खत्म करने की मियाद 3 महीने की थी। नाना स्थानों में कुछ ट्यूबवेल बैठाने का काम था। शशांक को बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। शर्मिला की बीमारी से प्रायः ही उसे रुक जाना पड़ता। इतने दिन विवाह हुए हो गए, लेकिन शर्मिला को ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई जिसे लेकर शशांक को चिंतित होना पड़े। इसलिए इस बार की इस बीमारी के विवेक से उसका मन बच्चों की तरह छटपटा उठा। काम काज छोड़कर घूम फिरकर बिस्तर के पास निरुपाय भाव से आकर बैठ जाता, सिर पर हाथ फिरता और पूछता, कैसा लग रहा है? शर्मिला उसी समय जवाब देती, तुम बेकार चिंता मत करो, मैं अच्छी हूँ। यह बात विश्वास करने योग्य नहीं होती, लेकिन फिर भी शशांक विश्वास करके शीघ्र ही छुट्टी पा जाता, क्योंकि विश्वास करने की उसकी इच्छा प्रबल थी। शशांक ने कहा, डिगालन के राजा का एक बहुत बड़ा काम हाथ में आया है। प्लान के बारे में दीवान से बात करनी होगी। जितनी जल्दी हो सकेगा लौट आऊँगा, डॉक्टर के आने से पहले। शर्मिला ने अनुयोग के साथ कहा, मेरे सिर की कसम, जल्दी करके काम खराब न कर देना। मैं जानती हूँ तुम्हें उनके देश तक जाने की ज़रूरत है, ज़रूर जाना। नहीं जाओगे तो मैं अच्छी नहीं रहूँगी। मेरी देखरेख करने वाले बहुत हैं। शशांक के मन में विराट ऐश्वर्य खड़ा करने का संकल्प दिन रात जगा रहता। उसका आकर्षण ऐश्वर्य के प्रति नहीं, उसके बड़प्पन की ओर था। वह बड़ी चीज गढ़ सकना ही पुरुष की जिम्मेदारी है। रुपए पैसे को तभी तक तुच्छ समझकर अवज्ञा की जा सकती है जब तक उससे केवल दिन कटते हैं। जब उसकी चोटी ऊंची कर दी जाती है तो सर्वसाधारण उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करने लगते हैं। इसलिए नहीं कि उससे उनका उपकार होता है, बल्कि उसके बड़प्पन को देखने से ही चित्त में स्फूर्ति का संचार होता है। शर्मिला जानती है कि शशांक की यह भावना कृपण की भावना नहीं, बल्कि अपनी अवस्था के निचले तल से ऊपर की ओर जय स्तंभ खड़ा कर देने के लिए पुरुषार्थ की भावना है। शशांक के इस गौरव से शर्मिला गौरवान्वित होती है। इधर अपने कर्तव्य के बारे में शर्मिला की उत्कंठा का कोई अंत नहीं। आज वह खाट पकड़े है और उधर नौकर चाकर न जाने क्या कर रहे हैं। उसके मन में बिल्कुल संदेह नहीं कि वे लोग रसोई में खराब घी दे रहे हैं। स्नान घर में यथा समय गर्म पानी देना भूल जाते हैं। बिस्तर की चादर नहीं बदलते। मोरियों में मेहतर की झाड़ू नियमित रूप से नहीं पड़ती। धोबी कपड़े में मिलाकर न संभालने से कैसी गड़बड़ी हो जाती है, यह तो जानी हुई बात ही है।
रह नहीं पाती और चुपके से बिछौने से उठती और पूछताछ करती जाती। पीड़ा बढ़ उठती, बुखार चढ़ जाता। डॉक्टर समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ। अंत में उर्मिमाला को उसकी दीदी ने बुला भेजा। बोली, कुछ दिन अपना कॉलेज रहने दे, मेरी गृहस्थी की रक्षा कर बहन, नहीं तो निश्चिंत होकर मर भी नहीं पाऊंगी। यह इतिहास जिन लोगों ने पढ़ा है वे लोग यहाँ आकर जरा व्यंग की हंसी हंसकर कहेंगे, समझ लिया। समझने के लिए बहुत ज़्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं, जो घटने वाला होता है वह घट ही जाता है, वह भी शर्मिला की आंखों में धूल झोंक कर। दीदी की सेवा करने चली हूँ, यह सोचकर उर्मी के मन में खूब उत्साह हुआ। इस कर्तव्य की खातिर बाकी सब काम बंद रखना पड़ा, कोई उपाय नहीं। उसके भावी डॉक्टर के काम के संबंध में ही यह दलील भी उसके मन में उठी कि क्या करूं। खूब आडंबर के साथ उसने एक चमड़े से बंधा हुआ नोटबुक खरीदा। उसमें रोग के दैनिक ज्वर भाटे का हिसाब रखने के लिए आड़ी तिरछी लकीर खींची गई। बाद में चलकर डॉक्टर उसे अनभिज्ञ समझकर उसकी अवज्ञा न करे, इसलिए उसने निश्चय किया कि जहाँ कहीं भी दीदी के रोग के संबंध में जो कुछ भी लिखा मिल जाएगा उसे पढ़ लेगी। MSc की परीक्षा में उसका एक विषय शरीर तत्व था, इसलिए रोग तत्व के पारिभाषिक शब्दों को समझने में उसे कष्ट नहीं होगा। अर्थात दीदी की सेवा के उपलक्ष्य में उसका कर्तव्य सूत्र टूट नहीं जाएगा, बल्कि और भी ज़्यादा एकाग्र मन से कठिनतर प्रयोग के द्वारा वह उसी कर्तव्य का अनुसरण करेगी। यह बात मन में स्थिर करके उसने पढ़ने की किताबें, बही खाता बैग में भरकर भवानीपुर के मकान में प्रवेश किया। दीदी की बीमारी को लेकर रोग तत्व संबंधी पुस्तकों को छानने का सुयोग नहीं मिला, क्योंकि विशेषज्ञ लोग भी रोग की संज्ञा निर्णय नहीं कर सके थे। उर्मी ने सोचा उसे शासनकर्ता का काम मिला है, इसलिए उसने मुख गंभीर करके दीदी से कहा, डॉक्टर की बात जिसमें ठीक ठाक पालन की जाए उसे देखने का भार मेरे ऊपर है। देखो, मेरी बात मानकर चलना होगा, कहे देती हूँ। दीदी उसकी जवाबदेही के आडंबर को देखकर हंसी। बोली, यही तो देख रही हूँ, अचानक गंभीर होना किस गुरु से सीखा तूने? नई दीक्षा है इसलिए इतना उत्साह है। मेरी बात मानकर तू चलेगी इसलिए तो मैंने तुझे बुलाया। तेरा अस्पताल तो अभी बना नहीं, लेकिन मेरी घर गृहस्थी बन चुकी है। तब तक यही भार संभाल, तेरी दीदी को जरा छुट्टी मिले। रोग शैया के पास से उर्मी को दीदी ने जबरदस्ती हटा दिया। आज दीदी के गृह राज्य में प्रतिनिधि का पद उसका है। वहाँ अराजकता फैली हुई है, शीघ्र ही इसका प्रतिकार होना चाहिए। इस गृहस्थी के सर्वोच्च शिखर पर जो एकमात्र पुरुष विराजमान है, उनकी सेवा में कोई मामूली त्रुटि न हो। इस महान उद्देश्य के लिए संपूर्ण त्याग स्वीकार ही इस घर के छोटे बड़े समस्त अधिवासियों की साधना का एकमात्र विषय है। शर्मिला के मन में यह बात किसी प्रकार दूर होना नहीं चाहती कि वह बेचारे अत्यंत निरुपाय हैं और देह यात्रा के निर्वाह में शोचनीय भाव से अकर्मण्य। प्रातःकाल मुंह धोकर सोने के कमरे में रखे हुए कल की टोटी को खुला छोड़कर इंजीनियर काम की हड़बड़ी में बाहर दौड़ा चला जाता है। लौट कर आता है, देखता है फर्श पर पानी जमा है, कारपेट नष्ट हो गया। शुरू में ही शर्मिला ने इस स्थान पर कल लगाने के विषय में आपत्ति की थी। जानती थी कि इस पुरुष के हाथ से बिस्तर के पास ही उस कोने में प्रतिदिन जल और स्थल मिलकर एक कांड खड़ा कर देंगे, किंतु इतने बड़े इंजीनियर को रोके कौन? एक बार ना जाने क्या दिमाग में आया, बिल्कुल अपने ओरिजिनल प्लान के अनुसार एक स्टोव तैयार किया। उसके इधर दरवाज़ा, उधर दरवाज़ा, इधर एक चोंगा, उधर एक चोंगा, इधर आँच की फिजूल खर्ची बचाकर तेज करने का और उधर एक और ढालू रास्ते से राख के एकदम गिर जाने का विधान। उसके बाद सेकने का, तलने का, उबालने का, पानी गर्म करने का, नाना प्रकार के छेद छाद। इस फल को उत्साह की भंगी और भाषा में ही मान लेना पड़ा, व्यवहार के लिए नहीं। बाधा देने से अनर्थ होता और फिर भी 2 दिन में भूल जाते। हमेशा की बंदी व्यवस्था में मन रमता नहीं, कुछ विचित्र सृष्टि करता है और स्त्रियों की जिम्मेवारी यह है कि मुंह से उनकी बात में हामी भर दे, जो कि शर्मिला इतने दिनों से करती आ रही है। इतने दिन तो कट गए, अपने को हटाकर शशांक की दुनिया की कल्पना शर्मिला कर ही नहीं सकती। आज डर लग रहा है कि मृत्यु का दूत आकर जगत और जगधार्थी के बीच विच्छेद न पैदा कर दे। यहाँ तक कि उसे आशंका हुई कि मृत्यु के कारण भी के बाद भी शशांक का दैहिक आयतन शर्मिला की विदेही आत्मा को शांतिहीन बनाए रखेगा। भाग्य से उर्मी थी, वह उसकी तरह शांत नहीं, तो भी उसकी ओर से काम काज चला लेती है। यह काम भी तो लड़कियों के हाथ का ही काम है। उस स्निग्ध हाथ का स्पर्श पाए बिना पुरुषों के प्रतिदिन के जीवन के प्रयोजन में रस नहीं रहता। इसलिए उर्मी जब अपने सुंदर हाथों से छुरी लेकर सेब के छिलके छिड़ाती और काट काट कर उन्हें सजाती, नारंगी के कुओं को संभालकर सफ़ेद पत्थर की थाली में एक और रखती,
बेदाने के दानों को जतन से सजा देती तो शर्मिला अपनी बहन के भीतर मानो अपने आप को ही पाती। बिस्तर पर सोए से उससे हमेशा काम की फरमाइश किया करती। उनके सिगरेट केस को भर देना, उर्मी नहीं देख रही ये रुमाल मैला हो गया है, बदलने का ख्याल नहीं। और वह देख, जूता सीमेंट और बालू उसमें जमकर ठोस सा बन गया है। बेरा को साफ करने का हुक्म देने का भी होश नहीं। तकिए के गिलाफ बदल देना बहन, फेंक दे उन फटे कागजों को टोकरी में। एक बार ऑफिस वाला कमरा तो देखा उर्मी, मैं निश्चिंत कह सकती हूँ कि कैश बक्स की चाबी डेस्क से फेंक कर चले गए हैं। फूलगोभी के पौधे उठाकर रोपने का समय हुआ है, याद रखना। माली से कहना गुलाब की डालें छाट दे। अरे वह देखो, कोट की पीठ में चूना लगा, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा रुको उर्मी, ले तो बहन जरा ब्रश कर दे। उर्मी किताब पढ़ी लड़की है, कामकाजी लड़की नहीं, तो भी उसे बड़ा आनंद आता है। जिस कड़े नियम में वह थी, उससे बाहर आकर जो भी कामकाज था वह सभी अनियम के समान ही उसे लगता था। यह तो मानना ही पड़ेगा कि उर्मी कामकाज में चतुर नहीं, तो भी ध्यान से देखने पर एक बात स्पष्ट होती कि चाहे काम के द्वारा ना हो, अपने आप को देकर ही उसने अब इस घर के एक बहुत दिनों से चले आने वाले अभाव को पूरा किया है। निर्दिष्ट भाषा में बताना कठिन है कि यह अभाव क्या है। इसलिए शशांक जब घर लौटता है तो वहाँ की हवा लहराती हुई छुट्टी की हिलोर का अनुभव करता। वह छुट्टी केवल घर की सेवा में, केवल अवकाश मात्र में नहीं होती, बल्कि उसका एक रसमय स्वरूप है। असल में उर्मी के अपने ही छुट्टी के आनंद ने यहाँ के समूचे सूनेपन को पूर्ण कर दिया, दिन और रात को चंचल कर रखा है। वह निरंतर चांचल्य कर्म क्लांत शशांक के रक्त को आंदोलित कर देता है। दूसरी ओर शशांक उर्मी को लेकर आनंदित है। इस बात की प्रत्यक्ष उपलब्धि ही उर्मी को आनंद देती है। इतने दिनों तक उर्मी ने यह सुख पाया ही नहीं। वह केवल अपने अस्तित्व मात्र से ही किसी को प्रसन्न रख सकती है। यह बात बहुत दिनों से उसके निकट दबी रह गई थी। इसी से उसकी वास्तविक गौरव हानि हुई थी। शशांक का आहार विहार यथा अभ्यास चल है कि नहीं, ठीक समय पर ठीक चीज का आयोजन हुआ है या नहीं, यह बात इस घर के प्रभु के मन में गौण हो गई। प्रभु यूं ही अकारण ही प्रसन्न है। शर्मिला से शशांक कहता, तुम छोटी मोटी बातों को लेकर इतना परेशान क्यों होती हो? अभ्यास में जरा फेरबदल होने से कुछ असुविधा तो नहीं, बल्कि वह अच्छा ही लगता है। इन दिनों शशांक का मन ज्वार भाटे के बीच में पड़ी हुई नदी के भांति हो गया। कामकाज का वेग ठिठक सा गया है। किसी जरा सी देर के लिए बाधा से मुश्किल हो जाएगी, नुकसान होगा, ऐसी बातें सदा नहीं सुनाई देती। ऐसा कुछ यदि प्रकट भी होता है तो उर्मी उसकी गंभीरता को तोड़ देती है, हंस देती है। अरे आज तुम्हारा हवा आया था क्या? वही हरी पकड़ी वाला, जाने किस देश का डरा धमका गया है क्या शायद? शशांक विस्मित होकर कहता, तुम्हें उसे कैसे जानती हो? मैं उसे खूब पहचानती हूँ। उस दिन जब तुम बाहर चले गए थे तो वह अकेला आकर बरामदे में बैठा रहा। मैंने ही उसे बहुत तरह की बातों में भुलाए रखा। उसका घर बीकानेर में है। उसकी स्त्री मर गई है मच्छरदानी में आग लगने से, नई शादी की फिराक में है। तो अब से जब मैं निकल जाया करूंगा तब वह रोज ही आया करेगा। जब तक स्त्री नहीं मिल जाती तब तक उसके स्वप्न का रंग तो जमा रहेगा। मुझे बता देना उसे कौन सा काम पटा लेना है। आजकल शशांक की आमदनी के खाते में 99 के ऊपर की जो मोटी मोटी संख्या चलंत अवस्था में है, वे यदि बीच बीच में सुन्न करे तो उसे व्यस्त उठने योग्य चंचल्य नहीं दिखाई देता। सायकाल रेडियो के पास कान लगाए रहने का उत्साह अब तक शशांक मजुमदार में नहीं आया था। आजकल जब उर्मी उसे इसी के लिए खींच कर ले जाती है तब यह विषय ना तो उसे तुच्छ मालूम होता है और ना ही व्यर्थ। हवाई जहाज का उड़ना देखने के लिए एक दिन सुबह सुबह उसे दमदम तक जाना पड़ा। न्यू मार्केट में शॉपिंग करने का यही उसका श्री गणेश है। उसके पहले शर्मिला बीच बीच में मछली, मांस, फल फूल, साग सब्जी खरीदने वह जाती थी। वह जानती थी कि यह कार्य विशेष भाव से उसी के विभाग का है। यहाँ शशांक उसकी सहायता करेगा यह बात उसके मन में भी नहीं आई। लेकिन उर्मी खरीदने नहीं जाती, वह सिर्फ चीज़ें उलट पुलट कर देखती फिरती है, मोल भाव करती है और शशांक खरीदारी करता है। शशांक के काम के लिए उर्मी के दिल में जरा भी दर्द नहीं था। कभी कभी ज़्यादा बाधा देने के कारण शशांक की डांट भी खा गई थी, पर उसका फल ऐसा शोक हुआ कि उसकी शोचनीयता दूर करने में शशांक को दुगना समय देना पड़ा। इधर तो उर्मी की आंखों में वाष्प संचार और उधर अपरिहार्य कार्य की ताकीद। आखिर संकट में पड़कर उसने घर के बाहर के चैम्बर में कामकाज खत्म कर देने की कोशिश की, लेकिन तीसरा पहर बीतते ना बीतते वहाँ रहना दुस्सह हो जाता। जिस दिन किसी कारण से विशेष देर हो जाती उस दिन उर्मी का अभिमान दुर्जय हो उठता।
शशांक भले आदमी की तरह कहता, उर्मी तुम बात नहीं करोगी? इस सत्याग्रह की रक्षा करना उचित है, किंतु धर्म की दुहाई है, नहीं खेलने का प्रण हो तो तुमने किया नहीं। इसके बाद शशांक हाथ में टेनिस बैट लेकर चला आता। खेलते समय जब जीत के नज़दीक आता तो जानबूझकर हार जाता, और जो समय नष्ट होता उसके लिए फिर दूसरे दिन उठकर पश्चाताप किया करता। किसी छुट्टी के दिन सायकाल शशांक जब दाहिने हाथ में लाल नीली पेंसिल लेकर बाएं हाथ की उंगलियों को बिना कारण सिर के बालों में फेरता हुआ ऑफिस डेस्क पर बैठकर किसी एक दुस्साध्य कार्य को करने के लिए मशगूल था, उसी समय उर्मी आकर बोली, तुम्हारे उस दलाल के साथ तय किया है कि आज मुझे परेशनाथ का मंदिर दिखाने को ले जाएगा, चलो मेरे साथ। मेरे भले जीजा जी, शशांक ने गिड़गिड़ा कर कहा, ना भे, आज इस समय उठना कठिन है। काम काज के गुरुत्व से उर्मी को जरा भी डर नहीं लगता। बोली, अबला रमणी को हरी पगड़ी वाले के साथ आरक्षित अवस्था में छोड़ देने में तुम्हें संकोच नहीं होता? यही तुम्हारी दिलेरी है? आखिरकार उसकी खींचतान से शशांक को काम छोड़कर मोटर हाँकनी पड़ी। इस प्रकार का उत्पात हो रहा है, इसका आभास जब शर्मिला को मिलता तो वह नाराज होती, क्योंकि उसके मत से पुरुष की साधना के क्षेत्र में स्त्रियों का अधिकार वर्जित है, प्रवेश उसका क्षम्य नहीं। शर्मिला उर्मी को बराबर छोटी बच्ची जैसी ही मानती है। आज भी उसके मन में यही धारणा है, सो कोई बात नहीं, लेकिन इसलिए दफ्तर तो लड़कपन करने की जगह नहीं। अतएव उर्मी को बुलाकर खूब डांट बताती है। किंतु शशांक उर्मी को आश्वासन देता है। वह अपने ऑफिस कमरे में बुलाकर उर्मी को समझाता भी है।